नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम राजपाड़ा से रेसिडेंसी में। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी जी। अरविंद जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अरविंद जी, राजनीतिक परिस्थितियां लगातार बदलती जा रही है। परिस्थितियां कि अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो काफी बदलाव पहले और अभी के पैटर्न में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पहले काबिज हुआ करती थी तब शिवराज सिंह चौहान अकेले फैसले कर लिया करते थे और आलाकमान तब अपनी बात भी खुद अकेले पहुंचा दिया करते थे। लेकिन बीएल संतोष के आने के बाद से इस व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। जी बिल्कुल, बीएल संतोष ने जो है एक पार्टी में व्यवस्था तय कर दी। पहले जो है मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष कई मुद्दों पे सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष से, राष्ट्रीय महामंत्री से संवाद कर लेते थे और अपने सुविधा के मुताबिक निर्णय करवा लेते थे। लेकिन अब बीएल संतोष जब से रामलाल जी के जाने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बने, उन्होंने एक व्यवस्था तय कर दी कि भाई राज्यों को, जो राज्य के प्रभारी हैं, उनके माध्यम से ही अपनी बात को आगे बढ़ाना होगा। इसके पीछे उनका एक हायरार्की कायम करना भी है। हर विषय जो है वो क्या होता था पहले की, जो राज्यों के प्रभारी रहते थे उनको अनदेखा कर देते थे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष या राज्यों के जो संगठन महामंत्री है। तो एक अच्छी व्यवस्था उन्होंने कर दी कि भाई राज्यों से जो भी बात आएगी वो संबंधित राज्य के प्रभारी के माध्यम से आएगी। इसी कारण जो है विनय सहस्त्रबुद्धे जो है बहुत असरकारक हो गए, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो भी बात है वो विनय सहस्त्रबुद्धे के माध्यम से जा रही है और केंद्र जो बात यहाँ भेजता है, केंद्र को जो राज्य के नेताओं से अपेक्षा रहती है, मुख्यमंत्री से या प्रदेश अध्यक्ष से, वो विनय सहस्त्रबुद्धे के माध्यम से ही वो मध्य प्रदेश तक आती है। तो एक सिस्टम उन्होंने बना दिया, तो स्वाभाविक सिस्टम बन गया तो उसका फायदा विनय सहस्त्रबुद्धे को मिल रही है। बहुत पावरफुल हो गए वो इन दिनों, और यही कारण रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौर में भी विनय सहस्त्रबुद्धे ने बहुत प्रभावी तरीके से जो है अपना प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया। विनय सहस्त्रबुद्धे की आपने बात कही और इस बार जो देखने में आया कि मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे संगठन महामंत्री के सामने सूची रख दी कि अब आप बताइए कैसे काम किया जाए। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का हस्तक्षेप मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के विभागों को लेकर है, ये तो अखबारों की और न्यूज चैनल की सुर्खियों में था। लेकिन ये बात कहीं सामने नहीं आ पाई कि जो सिंधिया जैसा दबाव बना रहे थे, वैसा ही दबाव मंत्रिमंडल में अपने समर्थक विधायकों को महत्वपूर्ण विभाग दिलाने के लिए वीडी शर्मा और सुहास भगत ने भी बना रखा था। इन दोनों ने भी जो है वो मुख्यमंत्री पे बड़ा दबाव बना रखा था कि इनके जो समर्थक मंत्री हैं उनको महत्वपूर्ण विभाग दिए जाएं। इसको लेकर ये लोग बड़ी वो करा, तो मुख्यमंत्री बड़े उसमें थे, बार बार दिल्ली से बात करना पड़ रही थी। दिल्ली गए तो 2 दिन 2.5 दिन रुके, कोई निर्णय नहीं करवा पाए। 3 बार नरेंद्र सिंह तोमर से मिले, 2 बार नड्डा से मिले, 2 बार ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले, 2 बार अमित शाह से मिले। तो मुख्यमंत्री दिल्ली में भी वही एक्सरसाइज और भोपाल में भी वही एक्सरसाइज चल रही थी। और चूंकि इन दोनों नेताओं को अपने समर्थकों को महत्वपूर्ण विभाग दिलवाना थे, तो इन्होंने मुख्यमंत्री पे काफी प्रेशर बना रखना था। मतलब प्रेशर इसलिए कि जो व्यक्ति संगठन का प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश महामंत्री है वो तो असरकारक भूमिका में रहता ही। तो आखिरी में मुख्यमंत्री ने परेशान होकर कहा कि भाई ये मेरी सूची है, अब आप इसमें जो करना चाहते कर दें, पर इसको जल्दी अनुमोदित करवाएं, ताकि जो है जो लोगों में अटकलबाजी कयास है कि शिवराज सिंह चौहान को फ्री हैंड नहीं है, शिवराज सिंह चौहान की पसंद को तवज्जो नहीं मिल रही, उस सबको जो है विराम दिया जा सके। कमलनाथ का एक सिस्टम था कि अफसरों की जेब से कैसा पैसा निकाला जाए, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कायल और उसकी बात भी करते रहते गाये बिगाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में मतलब वो एक इस बात के लिए कमलनाथ के कायल हैं कि कमलनाथ ने उन घाक अफसरों से, जिन्होंने अपने 25-26 साल के सेवा काल में मध्य प्रदेश का जमकर दोहन किया, सालों से महत्वपूर्ण पदों पे पदस्थ है, सरकार किसी की भी आए इनका सिक्का चलता है, इनका जलवा रहता है। तो कमलनाथ ने इन अफसरों की दुखती नस को पकड़ा और अपने नेटवर्क के माध्यम से जब वो इसमें कामयाब हो गए इनकी दुखती नस को पकड़ने में, तो उसके बाद कांग्रेस का जो फंड है वो उसको बढ़ाने में, और वो भी मतलब कोई बहुत छोटा मोटा अंशदान नहीं, उसको 200-500 करोड़ का अंशदान जिसको कहा जाए, उसको बढ़ाने में जो है कमलनाथ ने इन अफसरों की जेब से पैसा निकलवाया। उन्होंने कहा कि भाई जब आप इस स्टेट का दोहन कर रहे हो, इस स्टेट से इतना पैसा कमा रहे हो, उन्होंने अफसरों के सामने आंकड़े रख दिए कि आपने फलाना पद पे रहते हुए ये काम किया और उसमें आपने इतना पैसा कमाया, कहिए अब आपका क्या कहना। तो इन अफसरों ने, जो बहुत घाघ अफसर हैं, इनमें ज्यादातर प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव स्तर के अफसर हैं, अंततः जो है इनको अपनी जेब, जिसको कहा जाए सामान्य भाषा में कि इनको अपना आउटगोइंग शुरू करना पड़ा
जेब खाली करना पड़ी। पर आपने जब ये अफसरों वाली बात कही है तो क्या आपने एक बात और लिखी है कि मध्य प्रदेश के अफसरों का पैसा दक्षिण भारत की तरफ गया है, वो भी इससे लिंक? देखिए, पिछले 1.5-2 साल में मध्य प्रदेश में साउथ के नौकरशाहों का बोलबाला रहा। बहुत प्राइम पोस्टिंग्स इन ब्यूरोक्रेट्स को मिली है, साउथ के ब्यूरोक्रेट्स को। और ये जो साउथ के ब्यूरोक्रेट हैं, इन्होंने पिछले 1-1.5 साल में जो पैसा मध्य प्रदेश में कमाया है, वो सारा जो है वो दक्षिण में ही प्रभावित हुआ। मतलब उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो बंजारा हिल्स पे हुआ, या तमिलनाडु में हुआ, या तेलंगाना के किसी जिले में हुआ, तो ये पैसा पूरा साउथ में प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश से कमाया गया पैसा, पिछले 1.5-2 साल में जो पैसा कमाया है अफसरों ने, वो और मुख्यमंत्री तक इस बात की पुख्ता जानकारी पहुंची है, और वो पहुंचाने वाले भी इन अफसरों के मददगार ही हैं, जो कभी इन अफसरों के मददगार थे, जिन्होंने इनको धनपति बनाने में, लक्ष्मीपति बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने ही ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई कि देखिए, आपके नौकरशाह किस तरह से पिछले 1-1.5 साल में जो पैसा कमाया है उसको दक्षिण में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जरा बंजारा हिल्स की तरफ भी नजरें करिए आप, हो सकता है कि आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल जाए। तो मध्य प्रदेश सरकार की एजेंसियां भी जो है इस विषय पर अलग अलग काम कर रही है। अरविंद जी, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि रमेश मेंदोला को मंत्री नहीं बना पा रहे हैं? ये शिवराज सिंह चौहान ने एक दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय को सूचना दे दी थी। देखिए, रमेश मेंदोला का नाम मंत्रिमंडल को लेकर काफी समय से चल रहा था और अखबारों की सुर्खियों में भी था। मध्य प्रदेश में जब भी मंत्रिमंडल विस्तार की बात आती थी, इंदौर से सबसे पहला नाम रमेश मेंदोला का ही सामने आता था। लेकिन इस बार जब मंत्रिमंडल विस्तार का पे चर्चा का दौर शुरू हुआ और अंतिम दौर में आया, और किन्हीं कारणों से जो है रमेश मेंदोला संभावित मंत्रियों की सूची में स्थान नहीं पा सके, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने अभिन्न मित्र कैलाश विजयवर्गीय को फोन करके सूचना दी कि मैं रमेश मेंदोला को मंत्रिमंडल में नहीं ले पा रहा हूँ। स्वाभाविक है, कैलाश जी के लिए एक बड़ा सेटबैक था कि वो मान के चल रहे थे कि रमेश मेंदोला मंत्रिमंडल में होंगे, और मेंदोला के समर्थक भी ये मान के चल रहे थे, जो जिस तरह की पार्टी की सेकंड लाइन को आगे बढ़ाने की बात चल रही थी, उसमें माना जा रहा था कि रमेश मेंदोला निश्चित तौर पर मंत्री बनेंगे। तो जब शाम को 6 बजे मंत्रिमंडल विस्तार के एक दिन पहले शाम को 6 बजे शिवराज सिंह चौहान ने इसकी सूचना कैलाश विजयवर्गीय को दी, तो उसके बाद वो रमेश मेंदोला को लेकर पितृपर्वत चले गए। सोशल मीडिया पे तमाम अटकलें चलती रही कि रमेश मेंदोला के पास फोन आ गया है, सूचना आ गई है, कैलाश जी उनको लेकर महाकाल दर्शन के लिए जा रहे हैं, कल सुबह वो रवाना होंगे, या आज लेट नाइट भी हो सकता है। तो इन तमाम अटकलों को उससे विराम मिला, और ये बिल्कुल सही है कि कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री ने एक दिन पहले बता दिया था कि मैं रमेश मेंदोला को मंत्रिमंडल में नहीं ले पा रहा। मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पद को लेकर भी काफी कवायद चल रही है। देखिए, बिल्कुल, ये मैंने आपको कहा था कि ये ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का पद बड़ी प्राइम पोस्टिंग का पद माना जाता है, और जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो चाहता है कि इस पद पर उसका जो बहुत भरोसेमंद अधिकारी है वो बैठे। हमारे सामने पिछले हमारे पास कई उदाहरण हैं कि चाहे वो अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री रहो, मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री रहो, सुंदरलाल पटवा रहे हो, या दिग्विजय सिंह रहे हो, या शिवराज जी उमा भारती का दौर रहा, और जो भी मुख्यमंत्री का सबसे पसंदीदा अफसर था वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहा। शैलेंद्र श्रीवास्तव ने तो शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में 5 साल लंबी पारी खेली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के रूप में। अब जबकि मधु बाबू को लेकर अटकलें लगी रही हैं कि वो उन्हें जो है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पद छोड़ना पड़ सकता है, तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र जैन, जो पहले कई साल तक डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, उनका नाम जो है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पद के लिए चर्चा में। इसी तरह जो है अभी खेल संचालक बनाए गए हैं पवन जैन, बहुत ही काबिल अफसर है, बहुत ही शालीन अफसर है, उनका भी नाम जो है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के लिए चल रहा है। जल्दी ही इस पद के लिए फैसला होगा कि कौन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनता है, जल्दी ही इसका फैसला होगा। मुकेश श्रीवास्तव एक राजनीतिक हलकों में, सरकारी हलकों में एक ऐसा नाम है जो किसी भी काम कराने में सक्षम अपने आप को पाता है। इस समय उनकी क्या स्थिति है? देखिए, मुकेश श्रीवास्तव पिछले 2 साल में बहुत बड़े पीआर ब्रोकर के रूप में सामने आए, और छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने जबरदस्त काम किया अपनी कंपनी के माध्यम से। मध्य प्रदेश में उन्होंने पहले निक्सन कंपनी के साथ गठबंधन करके काम किया, बाद में खुद अपना इंडिपेंडेंट काम करने लगे। और ऐसा कहा जाता है कि कमलनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल में कुछ लोगों का एक सिंडिकेट बनाकर मुकेश श्रीवास्तव ने करीब 400 करोड़ रुपए के काम किए मध्य प्रदेश माध्यम के माध्यम से। आजकल मध्य प्रदेश माध्यम एक एजेंसी के रूप में भी काम करता है, सरकार के तमाम विभागों से जो जुड़े काम है उसके मामले में मध्य प्रदेश माध्यम एक एजेंसी के रूप में भी काम कर रहा है।
तो मुकेश श्रीवास्तव ने जो काम किया उसके बाद उनका करीब 40 करोड़ रुपए का भुगतान मध्य प्रदेश में बाकी है, तो उसके लिए उन्होंने एड़ी चोटी का प्रयास किया। वो उनका मामला मुकेश श्रीवास्तव का जम नहीं पाया। इससे इतर अब ये हुआ है कि मुकेश श्रीवास्तव ने जो पिछले 1.5 साल में अनियमितता की, मनमाने तरीके से अफसरों के साथ साठगांठ करके और खूब काम किया और भ्रष्टाचार किया, उसकी शिकायत प्रधानमंत्री सचिवालय तक पहुंच चुकी है और एक केंद्रीय जांच एजेंसी जो है वो बहुत बारीकी से इन सारे जो दस्तावेज पहुंचे उसकी पड़ताल कर रही है। ग्वालियर रेंज के एडीजी राजा बाबू काफी चर्चा में रहते हैं। देखिए, राजा बाबू बहुत अलग मिजाज के अधिकारी हैं। किसी आईपीएस अफसर का जब भी समय मिले गौशाला में पहुंच जाना, गायों की सेवा करना, स्कूलों में जाना, बच्चों को भगवत गीता के प्रति जागृत करना, साधु संतों के साथ बैठना, गौशाला विकसित कराना। अभी ग्वालियर में जो है बहुत अच्छी गौशाला वो विकसित करवा रहे हैं जन सहयोग से। तो मेरा मानना है कि यदि कोई अधिकारी 16-18 घंटे की ड्यूटी के बाद समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देता तो निश्चित तौर पर उसका एक बहुत ही अच्छा काम है। मैं तो सुर्खियों में रहने वाला काम है कि भाई आज आदमी पुलिस की ड्यूटी कितनी तनावपूर्ण रहती है, उसके बाद भी समय निकाल कर और वो सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में स्थान दे रहे हैं, बच्चों से जुड़ी गतिविधियों में स्थान दे रहे हैं, तो बहुत अलग तरह के अधिकारी। और वो इन दिनों बहुत सुर्खियों में है, अखबारों में, चैनल्स में, सब में उनकी चर्चा है कि राजा बाबर सिंह आखिर इतना समय कैसे निकाल कर काम कर लेते। बदनावर में कांग्रेस के पास दावेदार बहुत सारे इकट्ठे हो गए। देखिए, बदनावर में कांग्रेस का चुनाव जो है वो स्थानीय और बाहरी दो भागों में बढ़ चुका है। 16 स्थानीय दावेदार हैं और 3-4 बाहरी दावेदार हैं। 16 स्थानीय जो दावेदार है उनका कहना आप हम में से किसी को भी आप उम्मीदवार बना दीजिए, हमें एक दूसरे की पूरी मदद करेंगे। लेकिन इन 16 ही दावेदार के बारे में ये कहा जाता है कि ये सब जब राज्यवर्धन सिंह कांग्रेस में थे तो उनके बिल्कुल नजदीकी थे। इसलिए वहां पे पार्टी की चिंता ये है कि ऐसा ना हो भिंड जैसा एपिसोड जो मैंने उदाहरण किया कि 2014 में हुआ कि पार्टी ने भागीरथ प्रसाद को कांग्रेस का कैंडिडेट बनाया, उनको बी फॉर्म दे दिया, लेकिन बाद में भागीरथ प्रसाद जो है भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ लिए। तो इसलिए इन चीजों पे भी बहुत बारीकी से नजर रखने की जरूरत है। कमलनाथ सत्ता में वापसी का प्रयास कर रहे हैं। कल प्रद्युम्न सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उन्हें निगम मंडल का अध्यक्ष भी बना दिया गया। तो और कुछ और बुंदेलखंड के विधायक भी जाने की तैयारी में, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कमलनाथ बिल्कुल मध्य प्रदेश में उनकी सत्ता फिर बरकरार हो जाए, कांग्रेस फिर सत्ता में आ जाए, इसके लिए कमरतोड़ मेहनत कर रहे हैं। उनका अपना एक मैनेजमेंट है, काम करने का तरीका है, अलग अलग स्तर पे सर्वे चल रहे हैं कि सबसे उपयुक्त उम्मीदवार वर्तमान संदर्भ पे कौन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रद्युम्न सिंह जी का कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाना कमलनाथ के लिए बड़ा सेटबैक है कि भाई एक और विधायक दल के नेता के नाते वो तैयारी में लगे हुए हैं और लोग मैनेज कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है उपचुनाव में पार्टी जीते और फिर उनकी वापस सरकार बने। लेकिन दूसरी ओर जो है ये पार्टी दूसरी एक तरफ मैनेजमेंट कर रहे हैं और दूसरी तरफ मिसमैनेजमेंट हो रहा है कि उनकी पार्टी के विधायक जो है छोड़ के जा रहे हैं। अभी चर्चा है कि 4 और विधायक जा सकते हैं, दमोह के विधायक राहुल लोधी, बंडा के विधायक सरवर लोधी, उसके अलावा 2 और नाम है कि ये विधायक पार्टी छोड़ के जा सकते हैं। इनका भाजपा से गठबंधन हो चुका है, तो इसलिए कमलनाथ तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनकी पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। पूर्व मंत्री अजय विश्नोई जी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने को लेकर नाराज हैं। देखिए, अजय विश्नोई पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है, युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और लेकिन पिछले 7-8 दिन से वो बहुत मुखर है। मुख्यमंत्री के को लेकर वो जिस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो ऐसा माना जा रहा है कि मतलब उससे संकेत मिल रहा है कि बहुत ज्यादा है उनकी नाराजगी। अभी बीच में चर्चा चली थी कि जब विधानसभा अध्यक्ष का मामला आएगा तो महाकौशल से किसी वरिष्ठ नेता को बनाया जाएगा और उसमें अजय विश्नोई का नाम सबसे ऊपर है। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी मुख्यमंत्री जी से कोई चर्चा नहीं हुई, कोई ठोस आश्वासन उन्हें मिला नहीं है और हम ये भी नहीं कह सकते कि अजय विश्नोई को पद नहीं मिला इसलिए वो इस तरह का बखेड़ा खड़ा करना। अजय विश्नोई भारतीय जनता पार्टी के बुद्धिजीवी नेताओं में माने जाते हैं, जो बहुत अच्छे से जो भी विभाग मिला उसका उन्होंने संचालन किया। तो कुछ ना कुछ बात है और उनकी नाराजगी जो है जिस स्वरूप में सामने आ रही है उसको पार्टी के नेताओं को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। मीडिया की तमाम खबरें आपके पास है, तो वे क्या क्या हैं अरविंद जी? समय का पिछले सप्ताह का उलटफेर। देखिए, सबसे बड़ी खबर तो यह है कि दैनिक जागरण समूह के अखबार नई दुनिया ने मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ क्षेत्र में अपने 7 ब्यूरो बंद करने का निर्णय लिया। एक ब्यूरो में सुनील जी 3 से 4 या 5 आदमी काम करते हैं। अब जो ब्यूरो बंद करने का निर्णय लिया, इसका मतलब है कि जो रिपोर्टर और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है
वो घर से काम करें, वर्क फ्रॉम होम करें। तो ये बड़ा मतलब चिंता का विषय है। और एक एक ब्यूरो से जो 6-6, 7-7 लोग, 5-5 लोग आउट होना है, बेरोजगारी मतलब एक नया ये हो गया कि मीडिया के क्षेत्र में एक नया मामला आ जाएगा कि इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं कोरोना के दौरान। उसके अलावा मीडिया क्षेत्र की और खबरें भी हैं आपके पास? देखिए, मीडिया क्षेत्र में एक खबर उकसाना, एक अच्छी खबर तो दैनिक भास्कर से आ रही है कि वहां अभी 1 महीने पहले वहां के जिन साथियों को, जो वहां के संपादकीय नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट में थे, और उनसे मैनेजमेंट ने कहा था कि भाई अब अगले महीने से आपकी सेवाएं जारी नहीं रहेंगी। उनमें से कुछ ऐसे थे जो 20-20, 25-25 साल से भास्कर के लिए काम कर रहे थे। तो उन्होंने सुधीर अग्रवाल जी तक अपनी बात पहुंचाई, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सुधीर अग्रवाल जी ने उनकी सेवाओं का सम्मान करते हुए, उनकी वरिष्ठता का सम्मान करते हुए यहाँ स्थानीय कार्यालय के निर्देश पहुंचाए कि इन लोगों को वापस सेवा में लिया जाए। और कल से उन लोगों ने जो है वो अपना काम भी शुरू कर दिया। एक खबर ये है कि श्रीराम तिवारी, जो पहले संस्कृति विभाग के संचालक थे, जो कई चैनल लॉन्च कर चुके मध्य प्रदेश में, वो अब जो है द मीडिया हाउस के नाम से, द न्यूज हाउस के नाम से एक जो है नया चैनल ला रहे हैं। उसका ट्रायल रन शुरू हो गया है और जल्दी ही ये चैनल जो है को देखने को मिलेगा। एक खबर अच्छी नहीं है, ये खबर दबंग दुनिया अखबार से है कि किशोर वाधवानी जेल में है, जो है जीएसटी इवेजन के मामले में उनके भतीजे नितेश वाधवानी का भी उसका नाम है, वो फरार चल रहे हैं। पिछले 3 महीने से दबंग दुनिया के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। ये वास्तव में किसी भी मीडिया संस्थान के लोगों के लिए बड़ी पीड़ा की स्थिति है। अरविंद जी, मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, विस्तार में भी काफी समय लगा, विस्तार के बाद विभागों के वितरण में भी काफी समय लगा है, और विभागों का जो वितरण हुआ है, इसमें क्या लगता है सब कुछ बैलेंस हो गया है? नहीं, देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि विभागों के वितरण में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्री जो है वो पिछली बार से ज्यादा वजनदार होके उभरे। मतलब आप अंदाज लगाइए कि गोविंद राजपूत, परिवहन विभाग जो कहा जा रहा था किसी हालत में सिंधिया खेमे को नहीं मिलेगा, मुख्यमंत्री अपने किसी समर्थक को देंगे, राजस्व के साथ साथ वो परिवहन विभाग गोविंद राजपूत को मिल गया। तुलसी सिलावट जल संसाधन के मंत्री तो पहले से थे ही थे, उन्हें मछुआ कल्याण और मत्स्य पालन विभाग भी मिल गया है। प्रद्युम्न सिंह तोमर को एनर्जी डिपार्टमेंट, जो बहुत पावरफुल डिपार्टमेंट माना जाता है और जो सिंधिया की पसंद का विभाग है, जब वो सेंट्रल में थे तो एनर्जी मिनिस्टर थे, पावर मिनिस्टर थे सेंट्रल में, वो मिल गया है। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव को जो है वो उद्योग मिल गया है, बड़ा विभाग माना जाता है। इमरती देवी का पुराना विभाग बरकरार रहा है। महेंद्र सिंह सिसोदिया को जो है वो पंचायत और ग्रामीण विकास जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिल गया। तो मतलब सिंधिया ने अपने समर्थकों के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें अच्छे विभाग दिलाने में वो कामयाब हुए। जो सिंधिया समर्थक राज्य मंत्री बने, उन्हें भी अच्छे विभाग मिले। और जो कांग्रेस के वो नेता जो सिंधिया के आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी में, बिसाऊ लाल सिंह, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग उनको मिल गया। तो मतलब जो भी सिंधिया के साथ जुड़ा, हरदीप सिंह डंग पर्यावरण और जो है अपरंपरागत ऊर्जा विभाग उनको मिल गया। तो अच्छे विभाग जो है वो मिले हैं सिंधिया के समर्थकों को। बिल्कुल जो है एदल सिंह कंसाना, पीएचई बहुत बड़ा और ग्रास रूट लेवल का विभाग माना जाता है। गांव गांव में नल जल योजनाएं हैं, तो काम करने का बहुत मौका है। तो सिंधिया अपने समर्थकों को अच्छे विभाग दिलाने में कामयाब रहे और निश्चित तौर पर केंद्र को उन्होंने भरोसे में लिया होगा। केंद्र को भरोसे में लेने के बाद ही राज्य सरकार ने जो है उनको, केंद्र के निर्देश पे राज्य सरकार ने उनके समर्थक विधायकों को महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व सौंपा है। चलते चलते कल भी हमने रात को बात की थी, अभी भी हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि राजस्थान का ताजा कोई डेवलपमेंट आपके पास है, और सिंधिया जी की राजस्थान में मुख्यमंत्री निवास पे जो बैठक हुई विधायक दल की, उसमें जब तक मैं संपर्क में था तब तक मेरी जानकारी था कि 92 विधायक पहुंच चुके थे। मतलब एक सम्मानजनक स्थिति थी। इससे स्पष्ट हो गया कि जो 30 विधायकों के अपने साथ होने का दावा सचिन पायलट कर रहे थे, वो दावा सही नहीं है। दूसरी बात ये सामने आई कि सचिन पायलट एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और हो सकता है कि 25-30 विधायकों जो उनके साथ हो उसको भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन दे दे और सचिन पायलट जो है वो वहां पे सरकार बनाने में राजस्थान में सफल हो जाए। जो राजस्थान के बारे में जानकार लोग हैं, उनका कहना है कि राजस्थान विधानसभा में जो कांग्रेस पक्ष के विधायक हैं, उनमें से ज्यादातर अशोक गहलोत के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर चुके हैं। और अब स्थिति ऐसी बन गई कि मतलब सुलह की कोई संभावना नहीं दिख रही है। देर रात तक इस बात की सुलह की संभावनाओं पर अविनाश पांडे काम कर रहे थे, अजय माकन काम कर रहे थे, रणदीप सुरजेवाला काम कर रहे थे कि भाई कोई संभावना मिल जाए तो फिर हम इस बात को आगे बढ़ाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि समझौते की अब कोई संभावना दिख रही। तो बहरहाल तमाम सारी राजनीति की अंदर की खबरें, ब्यूरोक्रेसी के अंदर की खबरें,
ये तमाम सारी खबरों पर अरविंद जी आपने हमसे बातचीत की, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम राजवाड़ा से रेसिडेंसी में बस इतना ही। सुनील जोशी और अरविंद तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।